अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों नवाब असलम खान रैसानी ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब सरावन हाउस पहुँचे और मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में ये शमूलियत हुई। अभी जमीयत का ज़ाहिर है कि आगे क्या प्लान है बलूचिस्तान में, और उस हवाले से हम अपना तजिए भी रखेंगे और जो इतलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपना फीडबैक भी देते रहें। जी, बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम ने समझें एक नया अपना एक प्लान आप उसको कहें कि उसने स्टार्ट कर लिया है। एक मंसूबा है उसका बलूचिस्तान में। वो मंसूबा तकरीबन कई सालों से चल रहा है, लेकिन नवाब असलम खान रैसानी की शमूलियत से तकरीबन उस मंसूबे पर काम शुरू हो चुके हैं, मतलब उसका आगाज़ होना शुरू हुआ है। इससे कबल अगर आप देखेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम में बलोच बेल्ट बलोच आबादी में उनके पास कोई हेवी वेट कैंडिडेट कभी नहीं रहा। कुछ लोग हैं जैसे कि खुशदार में, वो तो ज़ाहिर है कि जमीयत का एक होल्ड है किसी हद तक, और जब भी अलायंस होती है BNP नेशनल पार्टी के साथ उनका MPA या MNA आता रहा है काफ़ी सालों से। और खुशदार के अलावा किसी टाइम पे मुंगशर में मस्तूम मुंगशर एक हुआ करता था, तो उसमें मौलाना अताउल्लाह लांगो साहब जो है वो MNA या MPA बन चुके हैं। मतलब ये जालवान बेल्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी सरावान, कोलू, डेराबूटी, मकरान, रक्षान, इन इलाकों में जमीयत के पास कभी कैंडिडेट भी नहीं हुआ करते थे। इस लेकिन हालिया जो इलेक्शन हुई है 2018 में, उसमें आप देखते हैं कि खुशदार से ज़ाहिर है कि जैसे कि एक तसलसल है जमीयत का, कभी MNA कभी MP आता रहा है, लेकिन वाशुक से जाबिद रकी साहब ने एक सीट वो जीत के आए हैं। उनकी नुमाइंदगी है जमीयत उलमा इस्लाम की बलोच बेल्ट में। इसके अलावा आप जमीयत को गुज़िश्ता जब से जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़ाहिर कि सियासत उसकी शुरू हुई है, 70 साल कहें, 50 साल कहें, वल जूना टूटने के बाद कहें, जब भी आप कहें उसको, बलोच आबादी में, बलोच इलाकों में उसके पास कहतो रिजाल की आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसको कि कहतो रिजाल थी। नवाब असलम खान रैसानी की शमूलियत से वो हम बात करेंगे कि इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कौम परस्ती की सियासत पे, या जमीयत में क्या फ़ायदे होंगे, वो तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि नवाब असलम खान रैसानी के इस शमूलियत से जालावान में एक तकरीबन कन्फर्म सीट, एक और दूसरी तरफ एक हेवी वेट शख्सियत, लेकिन नवाब असलम खान रैसानी बलोच सरदारों में इस वक्त सबसे सीनियर और बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी शमूलियत से जमीयत उलमा इस्लाम को एक पुश मिला है। पुश बैक है, जिसे धक्का देना ना आगे चीज़ को, वो मिल गया है। नवाब असलम खान रैसानी के देखा देखी मुमकिन है कि रक्षान और रक्षान से तकरीबन जालवान से भी हो सकते हैं, लेकिन रक्षान से कुछ लोग और ज्वाइन कर लें। लेकिन यह कबल अज़ वक्त है, बातें तो हो रही हैं, लेकिन वो बातें मैच्योर इसलिए नहीं है कि कुछ लोग वही लोग जमीयत से भी उनकी बातें हो रही हैं, पीपल पार्टी से भी उनकी बातें हो रही हैं, नेशनल पार्टी से भी उनकी बात हो रही है, और नून लीग से भी बात हो रही है। वो लोग इंतज़ार में हैं कि जैसे ही किसी पार्टी के हवाले से कोई एक इंडिकेशन मिल जाती है तो फिर वो चले जाएंगे। इससे कबल भी अगर आप देखें काफ लीग, बाप वगैरह, जहाँ पीपल पार्टी, जहाँ लग ऐसा उनको रहा होगा कि जी अभी किसी पार्टी ने आना है बरसर इक़्तिदार, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हाँ, बहरहाल रक्षान से एक है कि अमानुल्लाह नौतेजी साहब, वो तकरीबन जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब तक तो उन्होंने ज्वाइन नहीं कर लिया है, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ, आज 8 दिसंबर है, तो आज शाम को या कल शाम तक मुमकिन है कि वो भी जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन कर लें। तो ये हुई शमूलियत की, और बाकी ज़रा कि हो सकता है आगे पीछे हों लोग शमूलियत करने का।
एक तरफ तो जमीयत को फ़ायदा है, जमीयत को जैसे मैंने कहा कि हेवीवेट कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, इलेक्टेबल्स मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और देखें जी, वो ये है कि बलोच इलाकों में मजहबी सियासत को कभी इस तरह का अप्रिशिएट नहीं मिला उसको, और बलोच इलाकों में जमीयत के एक ढांचा ज़रूर मौजूद है। वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप उठा के देख लें, क्योंकि मदारिस के पढ़े हुए लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह मदारिस होते हैं देवबंद तबके फ़िक्र के, तो उनका एक ढांचा ज़रूर मौजूद है, उनका एक यूं कह सकते हैं कि यूनिट मौजूद रहता है। लेकिन सिवाय खोजदार के इससे पहले मंगचर के किसी ऐसे इलाके में कोई ऐसी अक्सरियत उनके पास मौजूद नहीं थी, या अभी शायद मौजूद नहीं है, कि वो सीट जीत के आ जाएं, एक निशिस्त सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली की जीत के असम्बली पहुंच जाएं। तो जो इलेक्टेबल्स के आने से जमीयत को ये फ़ायदा होगा कि वो अपने सीट, ज़रा कुछ जमीयत 500,000 का हर इलाके में एक सपोर्ट मिलेगा इलेक्टेबल को, वोट बैंक का, और बाकी इलेक्टेबल्स की अपनी वोट होती है। दूसरी तरफ जफ़र ज़हरी साहब ने सूराब से, ज़रा कि वो सूराब के हल्के से हमेशा इलेक्शन लड़ते आए हैं। 2008 को तो जीत के आए थे, लेकिन 2013 और 18 में वो हार गए। वो भी जमीयत में तकरीबन शामिल हो चुके हैं, तकरीबन नहीं हो गए हैं। अच्छा, तो उसमें जफ़र ज़हरी का भी फ़ायदा है, क्योंकि सूराब और कलात में ज़रा के जमीयत के लोग मौजूद हैं, वोटर नहीं कारकुन मौजूद हैं, एक वोटर है एक कारकुन, कारकुनों की तादाद ज़्यादा है। ज़रा कि हर अगर 200 कारकुन हैं, हर घर से 2-2 वोट वो लेके आ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ वोट बैंक उनके पास आ सकती है। तो जफ़र ज़हरी साहब को ज़ाती तौर पर फ़ायदा होगा और जमीयत को होगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले उनकी मैं स्पीच सुन रहा था। स्पीच में देखें मौलाना फजल रहमान साहब का मैं इसलिए मैं सुन रहा था कि मैंने सोचा कि शायद, क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत से लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब बलूचिस्तान को अपने तकरीर का मौजू बनाएंगे। बलूचिस्तान की महरूम की बात की जाएगी, बलूचिस्तान में जेन्युइन इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कोई बात सुनने को नहीं मिला कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बलूचिस्तान को फोकस किया हो, या उस संजीदा इश्यूज़ पे उसने कोई बात की हो, मैंने नहीं सुना। बहरहाल, हाँ, बहरहाल तकरीर के अंदर एक गैर इरादी तौर पर, या मतलब बड़ा मुख्तसर 1-2 अल्फाज में उसने मौलाना साहब ने कौम परस्ती को क्रिटिसाइज़ किया, जैसे कि करते रहे हैं वो हमेशा। कौम परस्ती को जमीयत ने हमेशा बुत परस्ती कहा है, और ज़ाहिर है कि कौम परस्त जमातों के साथ जमीयत का हमेशा एक आंकड़ा रहा है, जंग झगड़ा रहा है। तो वो पुरानी जो एक जमीयत का अपना ज़ाहिर है कि एक नुक्ता नज़र है कौम परस्ती के हवाले से, उसको बुत परस्ती कहते हैं, कुफ्र कहते हैं, मतलब बहुत सारे अलकाबात कौम परस्ती के हवाले से वो कहते रहते हैं। तो मौलाना फजल रहमान की तकरीर में एक छोटी सी 2-3 अल्फाज की झलक मुझे सुनाई दी। तो ये दरअसल जमीयत का जो बुनियादी नज़रिया सोच है, वो कौम परस्ती को सही नहीं समझते, बेहतर नहीं समझते। मजबूरियाँ अलग बात हैं कि पीडीएम में तो आप देखेंगे कि अख्तर जान मैंगल मौजूद हैं, डॉक्टर मालिक साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद खान अशरफी साहब भी मौजूद हैं, असफंदियार वली खान भी मौजूद हैं, कौम परस्त जमात ये मौजूद हैं। वो तो मजबूरियाँ, सियासी एहतियात वगैरह मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन जमीयत के अंदर जो एक कंसेप्ट मौजूद है, एक नुक्ते नज़र मौजूद है, एक नज़रिया या सोच मौजूद है, वो कौम परस्ती की सियासत को अच्छा नहीं समझते। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी आज की तकरीर में
उन्होंने बलूचिस्तान को मौजूद बहस नहीं बनाया और मतलब बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे बात नहीं की। उसकी वजह ये है कि जिन इश्यूज़ को कॉन्फ्रेंस जमातें हाईलाइट करते हैं या उनका मद्दे नज़र होता है सियासत का, तो वो उस नारे को मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत वाले समझते हैं ये स्पेसिफिकली उन कॉन्फ्रेंस जमातों का अपना एक मंशूर है या उनका एक नज़रिया है या सोच है, उस पर वो बात करते हैं। इसलिए जमीयत की क़यादत ने, कायद ने तो उन इश्यूज़ को पे बात नहीं की जिस पे कॉन्फ्रेंस जमातें करती रही हैं। तो वो उसको कौमपरस्ती क्या ज़ाहिर है कि एक लेबल समझते हैं कि इस तरह की हमने बातें की तो वो कौमपरस्ती के ज़मरे में आते हैं। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने बलूचिस्तान के हवाले से बात नहीं की। और देखिए बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला है। अच्छा, ग्वादर में ज़ाहिर जो इशू चल रहे हैं वो हैं। अच्छा, सुई है, फेंदक है, रेकोडिक है, मेरूमिया हैं। लोग गुर्बत की लकीर से अक्सरियत जो है उनकी वो नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। सारे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। बॉर्डर, अफगान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर में तकरीबन 70-80% लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। उस पर भी मौलाना फजल रहमान साहब ने बात नहीं की। तो उनका मतलब जो बॉटम लाइन उनकी तकरीर का था वो ये था कि इमरान खान और गढ़ी वो फलाना, मतलब जो मरकज़ में जो तकरीरें हम हमेशा सुनते रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, उन्होंने बलूचिस्तान में आके शमूलियत के प्रोग्राम्स में और इसके अलावा जो उनका वर्कर कन्वेंशन हुआ जलसे में, उन्होंने वही पुरानी बातें दोहराई जो हमेशा हम सुनते रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में जहाँ पे भी वो तकरीर करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान या जमीयत उलमा इस्लाम के मजबूत होने से मौजूदा बलोच कॉन्फ्रेंस जमातों को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। पश्तूनों की मैं इसलिए नहीं बात करता क्योंकि महमूद खान चगरी साहब पश्तून कॉन्फ्रेंस के दावेदार हैं, तो उन्होंने तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। उसकी पार्टी टूटने की बुनियादी वजह यही है कि महमूद खान चगरी साहब ने मौलाना फजल रहमान के साहब के साथ एक गैर एलानिया इत्तेहाद या अलायंस की है। तो वो तो वैसे सरेंडर हो चुके हैं महमूद खान चगरी साहब। और जो पश्तूनख्वा के दूसरे जो साथी हैं, दोस्त हैं, जो नाराज़ हैं महमूद खान चगरी साहब से, उनका भी बुनियादी नुक्ते नज़र ये है कि आपने 70 सालों में पश्तूनख्वा ने मजहबी शिद्दत पसंदी, मजहबी जमातों के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल की है। और 70 साल के बाद, 70 साल आप यूँ नहीं कह सकते क्योंकि 80s के बाद पार्टी बनी है पश्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी, और लेट 90 में बनी है, तकरीबन 1890 में बना था। तो 1890 से अब तक लें तो 30-32-35 साल तो हो गए हैं। तो इस 35 सालों में जो नज़रिया बना था कारकुनों का या जो पुराने वर्कर हैं, वो तो ज़ाहिर है कि मजहबी शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ था, तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ था। उनका ये एक सोच, एक नज़रिया मौजूद थी कि पंजाबी एक इस्तेमार कौम है, वो इस्तेमारियत कर रही है पश्तूनों के साथ। तो ये तमाम चीज़ें थी उनकी। अभी जो नाराज़ ग्रुप है वो महमूद खान साहब से नाराज़ भी इसलिए हैं कि आपने यूटर्न लिया है, तो इस यूटर्न में हम आपके साथ शामिल नहीं है। तो वो एक हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का और महमूद खान साहब का एक गैर एलानिया अलायंस हो चुका है। वो आने वाले इलेक्शन में आपको नज़र आएगा। असल चैलेंज अब अभी है बलोच नेशनलिस्ट जमातों को। देखें, बलोच नेशनल जमातों का एक मौक़िफ़ ये भी रहा है, अब भी है शायद, कि मज़हब को सियासत से अलग किया जाए। मुमकिन है वो सोच मेरी भी हो कि मज़हब एक अलग चीज़ है और सियासत कुछ अलग चीज़ है। तो वो जो नारा है उसका ज़ाहिर है कि एक नुकसान होगा जमीयत की जानिब से कॉन्फ्रेंस जमातों का।
फिर देखें एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू होगा। जब कोई भी पार्टी जब मजबूत होती है तो उसको उसका नैरेटिव बिल्ड करने में उसको आसानी होती है। उसका जो मुखालिफ कुव्वत जो भी हो, तो दाएं और बाएं का जो कंसेप्ट है, तो उसमें जो भी कमज़ोर होगा उसका बयानिया कमज़ोर होगा, उसके बयानिया को आवाम के अंदर पजीराई नहीं मिलेगी। तो जमीयत की और जमीयत का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, वो जैसे जैसे मजबूत और मुस्तकम होती रहेगी तो कॉम्प्रेस जमातों का, ख्वाह वो नेशनल पार्टी हो या BNP हो, उसका बयानिया भी कमज़ोर होता जाएगा। एक तो वो मजबूत होता जाएगा तो कॉम्प्रेस जमातें जो है वो कमज़ोर होती जाएंगी। इसका कसूरवार कौन है कि जमीयत, या मैं सिर्फ जमीयत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब मजहबी जमातों की, कोई भी ज़रा के जमीयत भी तो मजहबी जमात है, तो इस टाइम वो ज़रा के बलोच इलाकों में अपना एक दायरा वसी करता जा रहा है, तो इसलिए मैं इस वक्त बार बार मैं जमीयत बोल रहा हूँ। तो मजहबी जमातों को मौका मिलेगा कि वो अपनी जड़ें इसी तरह मजबूत कर लें बलोच इलाकों में जहां उन्होंने पश्तून इलाकों में किया था। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कसूर किसका है? कसूर मैं तो समझता हूँ कि कॉम्प्रेस जमातों का है, चाहे वो BNP है, नेशनल पार्टी है। देखे ना, एक सीट जमीयत के पास हमेशा रहा है, जैसे मैंने कहा कि खुशदार, उसमें या तो नेशनल पार्टी ने अलायंस किया है जमीयत के साथ, या तो BNP ने किया है, सिर्फ एक नशिस्त के लिए। हालांकि नेशनल पार्टी और BNP अगर आपस में गठजोड़ कर लेते, अलायंस कर लेते इसी खुशदार की सीट पे, तो जमीयत का कोई MPMA आना ही नहीं था। कि हम बचपन हमने खुशदार में गुजारा है, हमें पता है कि हमें वहाँ की नफसियत का पता है। हमें खुशदार एक ऐसा शहर है, वहाँ पे जमीयत भी मौजूद है, BNP भी मौजूद है, नेशनल पार्टी भी मौजूद है। ये तीन पार्टियाँ मजबूत तरीके से मौजूद हैं। बाकी नून लीग, पीपल पार्टी वगैरह वगैरह वो हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पॉकेट्स में हैं। ठीक है ना। बजाय है कि नेशनल पार्टी और BNP आपस में इत्तेहाद अलायंस करके, ज़रा की सीट की खातिर, एक नशिस्त की खातिर होती है, और एक मौका, एक दूसरे को मौका देते, कोई एक कौमी असम्बली के लिए, दूसरा सूबाई असम्बली के लिए कामयाब होकर असम्बली में पहुंच जाता। हालांकि इससे मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई आफत नहीं गिरनी है कि एक कौमी असम्बली किसी को मिले या सूबाई असम्बली मिले। ठीक है ना। क्योंकि पार्लिमानी सियासत का बुनियादी जो ख्याल है, बुनियादी ख्याल वो ये है कि आपने पावर पॉलिटिक्स करना है। ठीक है। हालांकि बलूचिस्तान में कभी किसी को हुकूमत मिला भी है, उसको पावर नहीं मिली है, ये तो ज़ाहिर है कि ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। बलूचिस्तान क्या है, एक फर्द को पता है कि पावर पॉलिटिक्स के नाम पे आप मजहबी जमातों के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, शिद्दत पसंदी को इनडायरेक्ट आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसके बावजूद अगर आपका किसी कंप्रोमाइज़ के तहत एक मजहबी जमात के अलायंस में कंप्रोमाइज़ है, तो आपका एक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में कोई भी फर्द आ जाता है तो उसमें आपको पावर तो नहीं मिलती, लेकिन नाम आप उसको पावर पॉलिटिक्स का दे देते हैं कि जी पावर पॉलिटिक्स करनी है, पार्लिमानी सियासत की पावर पॉलिटिक्स है, तो पावर आपको कभी नहीं मिली। ये हर वज़ीर आला जब अब उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, उसके बाद यही रोना उसका रहता है कि जी मेरे पास इक़्तिदार तो था, इख्तियार नहीं था। आजकल वही बात इमरान खान भी कह रहा है कि जी मेरे पास इक़्तिदार तो था, इख्तियार नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो को आप सुने, वो भी यही कहती रही कि एज़ वज़ीर आज़म मेरे पास इक़्तिदार तो था, इख्तियार नहीं था। नवाज शरीफ भी यही कहते, अब भी यही कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं था, इक़्तिदार था। ठीक है ना। तो ये पावर पॉलिटिक्स वाला जो बयानी है, जो मतलब जो एक कन्वे करते हैं लोगों को वो कि जी पावर पॉलिटिक्स करनी है, पार्लिमानी सियासत का नाम पावर पॉलिटिक्स है, तो माजरत के साथ आपके पास कोई पावर नहीं होता, आप बेख्तियार होते हैं, इक़्तिदार सिर्फ आपके पास होती है। ठीक है ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन बलोच इलाकों में वो ज़रा उसको पॉइजन किया जाएगा, स्लोली पॉइजन किया जाएगा बलोच मुआशरे को। ऑलरेडी
के बहुत से इलाकों में, जैसे कि मैंने स्पेशली जालवान में, तो एक अच्छा खासा ढांचा जमीयत का मौजूद है। हो सकता है जमीयत के बहुत से मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर ये सुन रहे हों, उनको मेरी ये बात बुरी लग रही हो, उसको ये वो स्पेसिफिक जमीयत के खिलाफ उसको समझें, लेकिन मेरा मुत्तय नज़र जमीयत की मुखालिफत नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मुआशरे वो किसी भी शिद्दत पसंदी का, ज़ाहिर है कि स्पेशली जो मजहबी शिद्दत पसंदी है, मुआशरों को इनसे बचना चाहिए। और मजहबी शिद्दत पसंदी देवबंद तबके फ़िक्र के सॉर्ट ऑफ स्कूल के लोगों में है, ये तो दो राय नहीं है, कोई इख्तलाफ रखे या हम जो भी करें, लेकिन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जमीयत के अंदर है, लेकिन चूंकि जमीयत भी देवबंद मकतब फ़िक्र से ही ताल्लुक़ रखती है ना, तो तालिबान भी देवबंद तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो तालिबान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों या अफ़गानिस्तान के में मौजूद हों, वो भी देवबंद तबके फ़िक्र के लोग हैं। और जितनी इन 20-25 सालों में जितनी शिद्दत पसंदी देवबंद तबके फ़िक्र के स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने की है, वो शायद किसी मजहबी जमात ने नहीं की हो। बाकियों के इसलिए भी आप उनको ज़्यादा अफेक्टिव या मौसर नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ मजहबी शिद्दत पसंद ऐसे हैं, उन्होंने एक मसल्ला जत्ता बनाया, कभी कश्मीर, कभी अफ़गानिस्तान, कभी वो तो एक्सपोज हैं, वो मुआशरा उनको इतना ज़्यादा, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन तालिबान को पश्तून बेल्ट एक्सेप्ट करता है। समझ गए ना? वो इसलिए कि गुज़िश्ता 50-60 सालों में पश्तून इलाकों में मजहबी सियासत पनपती रही है, मजबूत होती रही है, इसीलिए एक रुझान मौजूद है पश्तून इलाकों में कि वो तालिबानाइजेशन को न सिर्फ उन्होंने 20 सालों में सपोर्ट किया, बल्कि उनके लिए खून भी दिया, अफगानिस्तान में जाके लड़े, मरे, फाइनेंशियली सपोर्ट दी, सब कुछ की। ठीक है ना? ये रुझान बलोच इलाकों में नहीं था। अभी ये शिद्दत पसंदी का डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता, इनडायरेक्ट मुआशरे में तो आप स्लो ज़हर जो है आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करते हैं ना, तो वो स्लोली बलोच इलाकों में फैलता जाएगा। हालांकि हमारे बहुत से कामरेड दोस्त कहते हैं नहीं है, बलोच मुआशरा नहीं होगा शिद्दत पसंद, वो बड़ा लिबरल है, सेकुलर है, वो तो ऐसी शिद्दत पसंदी को बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दूसरा ये है कि बलोच का मुल्ला भी, वो भी तो सेकुलर है, फलाना है, ये जी बातें आज से 20-25 साल पहले कही जा सकती थी तो मान लिया जाता था, अब नहीं। अब आपके इलाकों में जितने भी शिद्दत पसंद तंजीमें मजहबी, वो दाइश की सूरत में हो कि किसी की सूरत में हो, सारे बलोच इलाकों से सुसाइडर आते हैं, वो पकड़े जाते हैं। तो ये बात कहना बिल्कुल अब गलत होगा कि जी बलोच में अभी शिद्दत पसंदी नहीं है, वो बड़ा सेकुलर है, नहीं है सेकुलर जी। जिस मुआशरे को आप जिस डगर पे लगाते हो ना, जिस रास्ते पे लगाते हो, उस पे आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू कर लेगा। और बलोच जो माइंडसेट है, जो नफ्सियत है, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है, वो कौमपरस्ती की तरफ जाए भी एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, और मज़हब की जानिब जाए तब भी वो एक्सट्रीमिस्ट, वो आखिरी इंतहा को जाता है। दरमियान की जो स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं, दरमियाना स्पेस के पास नहीं होता। अगर वो विफाक परस्ती पे उतर आए ना, तो वो पल्ले दर्जे का विफाक परस्त बनेगा जी। आपके सामने मौजूद हैं सादिक संजरानी वगैरह वगैरह, इस तरह के लोग मौजूद हैं आपके सामने, वो भी तो बिल्कुल एक्सट्रीमली वो विफाक परस्त बनेगा। फिर वो बलोचियत की बात करेगा ना, इलाके की बात करेगा ना, अपने हल्के तक की बात नहीं करेगा। ठीक है ना? अगर वो दूसरी तरफ स्ट्रीम में जाएगा तो आपके सामने बलूचिस्तान में 20 साल से एक जंग जारी है। ठीक है, दरमियान में नहीं।
और इसी तरह मजहबी शिद्दत पसंदी की तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट की जब हम बात करते हैं ना, जो लोग मजहबी उस शिद्दत पसंदी में गए तो वो भी एक्सट्रीम में गए। जितने खुदकुश आपके जितने भी हुए हैं कोयटा में या इधर उधर, अली तशी पे हुए हैं या उकला पे हुए हैं, वो सारे तो बलोच थे, कुर्द थे, चुमालाड़ी थे, मोहम्मद सुनी, जो भी यही ट्राइब थे। वो उनका दायरा कहाँ तक था? ये मस्तुंग कोयटा इन इलाके में एक दायरा था, इसी दायरे में उनका दायरा के एक वो था, एक असर रसूख था। तो जैसे जैसे मजहबी जमातें बलोच इलाकों में फैलते जाएंगे या उनको स्ट्रेंथ ताकत मिलती जाएगी, तो उसमें शिद्दत पसंदी का अंसर भी गालिब होता जाएगा। आज एक इलाके में मौजूद हैं तो कल मुमकिन है कि पूरे बलूचिस्तान में फैल जाएं। मेरा फिर भी मैं दोबारा ये वजाहत करूं कि मेरा मकसद जमीयत की मुखालिफत नहीं है, क्योंकि जितनी भी शिद्दत पसंदी के वारदात हुए हैं मजहबी शिद्दत पसंदी के, तो उसमें जमीयत के लोग नहीं थे, लेकिन माइंडसेट, सोच, नज़रिया या स्कूल ऑफ थॉट एक ही है देवबंद का ना। तो इस वजह से जो बगावत कर जाते हैं ना, फिर वो जमीयत ये नहीं देखते कि हम जमीयत में थे, तो वो फिर बगावत में उतर आते हैं। ठीक है ना। अभी टीटीपी है या तहरीक तालिबान जो भी है, वो जमीयत के तो मुखालिफ है ना, जमीयत को तो वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनका अपनी जो बुनियादी नुक्ता है, नज़रिया है, नज़रिए का जो नुक्ता है, वो तो ज़ाहिर है कि वही बातें तो वही कहते हैं जिस तरह की जमीयत के नारे हैं कि अपने इस्लामी निज़ाम कायम करना है, शरी निज़ाम कायम करना है वगैरह। तो तालिबान का बुनियादी नारा भी वही है, जमीयत का भी वही है। सिर्फ एक चीज़ इधर थोड़ा फ़र्क है कि जमीयत वोट के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए वो चाहती है कि हम इस्लामी शरीयत नाफिज कर लें, जबकि तालिबानाइजेशन का जो नज़रिया है वो कहते हैं नहीं, बंदूक के ज़रिए। फ़र्क ये सिर्फ एक फ़र्क नज़र आता है कि इसमें जमीयत के और तालिबान के दरमियान एक इख्तलाफ मौजूद है, और उसी इख्तलाफ की वजह से इसी तालिबान ने मौलाना फजल रहमान पे भी हमले किए हैं, एक दो नहीं कई हमले किए। इसी कोयटा में भी उन पे खुदकुश हमला हुआ था। ठीक है ना। तो स्कूल ऑफ थॉट एक है जी। तो इसलिए एक जो बुनियादी एक सोच है कौम परस्ती में कि जी मज़हब को सियासत से अलग किया जाए, तो वो मेरे ख़्याल में फिर इस मौके पर जब आते हैं कि जी अब एक ही नज़रिए के लोग जब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, उस पर हमले करने शुरू कर देते हैं, तो फिर ये बात बिल्कुल लॉजिकली सही लगेगा कि जी मज़हब को फिर सियासत से अलग कर देना चाहिए। सियासत कुछ और चीज़ है, मज़हब कोई और चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है इस्लामी कुछ कवानीन हैं, ज़ाहिर है कि उसमें हर एक अपना नुक्ते नज़र है, अगर उसमें वो बेहतरी या रिफॉर्म लाते हैं, एक लागू कर देते हैं, तो वो तो एक अलग बहस है, उसमें तो अलग एक डिबेट हो सकती है। अभी जैसे अफ़गानिस्तान में जैसे कि तालिबानिज़ेशन कामयाब हुई है, तो उसका असर तो बलूचिस्तान पे पड़ेगा, और डेफिनेटली इसका फ़ायदा जमीयत उलमा इस्लाम को मिलेगा इसका फ़ायदा। और ये फ़ायदा जो है नुकसान की सूरत में बलोच मुआशरे को मिल सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपने उस रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।